स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखिए, जो हमारे पास हमारी लाइफ में जो हम देखते हैं, दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होते हैं स्पॉन्टेनियस, एक होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। सबसे पहले होते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से होते हैं? वो प्रोसेस जो अपने आप ही हो जाते हैं, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि शुगर का पानी में मिल जाना, दिस सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। आप एक पानी लीजिए, उसमें शुगर डाल दीजिए, उसे ऐसे ही रख दीजिए रूम टेम्परेचर पे, कुछ नहीं करना है आपको, कोई मूवमेंट नहीं करनी है, कोई टेम्परेचर नहीं देना है, ठीक है? तो अपने आप ही मिक्स हो जाएगी कुछ टाइम बाद। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल इन एयर एंड ऑक्सीजन, यानी कि कोल का बर्न होना, कोयले का बर्न होना एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है, इग्निशन एनर्जी देनी पड़ती है, उसके बाद वो अपने आप ही बर्न होता है, उसको हर टाइम उसको बर्न नहीं करना पड़ता। तो ये होते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी वो प्रोसेस जो अपने आप ही होते हैं। कुछ कंडीशंस भी, कई चीजों में कुछ कंडीशंस होती हैं कभी कभी, लेकिन कुछ क्या होता है कि वो प्रोसेस जो अपने आप ही होते हैं वो होते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे कि चाय का ठंडा हो जाना, गरम गरम चाय आपने रखी है लेकिन वो ठंडी हो गई, अपने आप ही हुई, आपने कुछ नहीं किया उसमें, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में यूज करते हैं, उसका पानी में मिल जाना, पानी में डालोगे वो अपने आप ही थोड़ा टाइम बाद मिक्स हो जाएगा, उसको मिक्स करने की जरूरत नहीं है। पानी को खुला गिरा दो, वो अपने आप ही इवेपोरेट हो जाता है, वाटर का इवेपोरेशन होना। पानी का पहाड़ से नीचे गिरना, डाउन डायरेक्शन में। आपने कभी पानी को ऊपर जाते हुए देखा है? पानी अगर आप गिरोगे ना तो वो नीचे की डायरेक्शन में ही गिरेगा, अपने आप ही हो रहा है, आपने सिर्फ उसे गिरा है। तो ये सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। कुछ और भी होते हैं, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड 2NO गैस को जब O2 गैस के साथ रिएक्ट करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट करते हैं, ये अपने आप ही होता है, ठीक है? ऐसे ही H2 गैस हाइड्रोजन I2 गैस के साथ रिएक्ट करती है तो HI प्रोड्यूस करती है। ये भी कुछ प्रोसेस जो अपने आप ही होते हैं, ये सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें हमें इनिशियल स्टेट में उसे कुछ प्रोसेस प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे कि एक कैंडल का बर्न होना। अब कैंडल बर्न तो अपने आप होती है, लेकिन आपको उसे फायर तो देनी पड़ती है। अब आप कैंडल को एक बार लाइट दे दो तो वो अपने आप ही बर्न होगी, उसके बाद वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, यानी इनिशिएशन देनी पड़ती है उन्हें। जैसे कि एग्जाम्पल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करते हैं? कार्बन यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट करते हैं जब उन्हें हीट देते हैं उस टाइम पे, यानी आपको उन्हें हीट देनी है, वो अपने आप ही कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही H2 गैस जब हाफ O2 गैस के साथ रिएक्ट करती है तो H2O गैस प्रोड्यूस करती है, H2O लिक्विड प्रोड्यूस करेगी। तो ये क्या है? इस टाइम में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है? गैसेस हैं, उनको कंबाइन किया है। तो उस टाइम आपने H2O लिक्विड प्रोवाइड यानी कि पाने के लिए आपको उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क देनी पड़ेगी, यानी H2 और हाफ O2 का इलेक्ट्रिक स्पार्क दोगे तो H2O वो लिक्विड में वो कन्वर्ट हो जाएगा, बाद में वो अपने आप ही हो जाता है। यानी कि स्टार्टिंग में कुछ प्रोवाइड करना कि वो काम करे। नेक्स्ट होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वो प्रोसेस जो अपने आप नहीं हो सकते, वो होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है? ना तो वो अपने आप होते हैं और ना ही उनमें कोई इनिशिएशन दे दो तब भी नहीं होते। यानी कि ऐसी बात नहीं कि एक चीज जो हो नहीं रही लेकिन आपने उसे एनर्जी दिया, इनिशिएशन दिया तो वो होने लग गई, ऐसा नहीं होता। ना तो वो होते हैं, ना उन्हें स्टार्टिंग में एनर्जी दो तब भी नहीं होते। जैसे कि पानी का नीचे से ऊपर जाना, क्या कभी आपने पानी को नीचे से ऊपर जाते हुए देखा है? आप पानी गिरोगे तो वो नीचे ही गिरेगा, ठीक है ना? सैंड का वाटर में मिक्स होना, क्या सैंड कभी वाटर में मिक्स होती है? नहीं होती, ये नहीं होता, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हीट का कोल्ड से हॉट की तरफ फ्लो होना, क्या ऐसा होता है? हॉट से कोल्ड की तरफ होती है हीट फ्लो, हॉट से कोल्ड की तरफ, लेकिन कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं होती।
ये सारे नॉन स्पॉन्टेनियस जो नहीं हो सकते। पानी का हिल के ऊपर की तरफ फ्लो करना नहीं होता, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो नहीं होते और जिनको एनर्जी देते हैं तब भी वो स्टार्ट नहीं होते, ठीक है ना। अब देखिए आप क्या करते हो कि आपको अपनी टंकी में पानी फुल करना है तो आप मोटर चलाते हो, मोटर से वो पानी को ऊपर की तरफ धकेलती है और ऑब्वियसली टंकी भर जाती है, कॉमन सी बात है। लेकिन ये तो नहीं कि आपने इनिशिएशन दे दी और बाद में वो अपने आप ही चल रही है, ऐसे तो नहीं। आपको तब जब तक आप मोटर चलाओगे तब तक ही पानी ऊपर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नेक्स्ट है कि अब देखिए जो प्रोसेस होते हैं इसमें कुछ ना कुछ फोर्स लगती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इस प्रोसेस को करने के लिए, वो होती है ड्राइविंग फोर्स। यानी कि एक ऐसी फोर्स प्रोवाइड करना जो कि प्रोसेस को करने के लिए उसको एक्साइट करे कि वो काम हो उस चीज को करवाने के लिए, वो होती है हमारी एक फोर्स जो देनी पड़ती है, वो होती है ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। उस फोर्स को हम ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं। अब इसमें हमारे पास दो तरह की टेंडेंसीज होती हैं, टेंडेंसी ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड टेंडेंसी ऑफ मैक्सिमम रैंडमनेस। दो तरह की हमारी टेंडेंसीज होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेंडेंसी ऑफ मिनिमम एनर्जी, यानी कि एक ऐसी एनर्जी, कम से कम एनर्जी देना जिससे कि काम अपने आप ही हो जाए। आपने कम से कम एनर्जी दी और वो काम हो गया, टेंडेंसी है मिनिमम एनर्जी की। वो कौन सी चीज है जो आपने मिनिमम एनर्जी दी और वो काम हो गया। जैसे कि एक स्टोन को आप अगर छत से फेंक दो, वो अपने आप ही नीचे गिर जाएगा। आपने क्या सिर्फ फेंका ही तो है, आपने कोई धक्का नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं किया, मिनिमम एनर्जी। वाटर का फ्लो करना, हिल से अपने आप ही नीचे आता है, ऑब्वियसली मिनिमम एनर्जी है, ठीक है ना। एक स्प्रिंग को आपने छोड़ा, मिनिमम एनर्जी। तो हीट का फ्लो होना, ये सारी मिनिमम एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी, ठीक है ना। तो ये जैसे कि एग्जाम्पल H2 गैस है, हाफ O2 के साथ रिएक्ट करेगी तो H2O लिक्विड क्रिएट करती है। उस टाइम में जो रिएक्शन होती है वो -285.8 किलो जॉल पर मोल पे होती है। ऐसे ही अलग अलग तरह की जो रिएक्शंस होती हैं जो मिनिमम एनर्जी में हो जाती हैं, कम से कम एनर्जी देनी पड़े। नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से कनेक्ट करोगे, यानी कि कंबाइन करोगे H2 के साथ, तो अमोनिया NH3 क्रिएट कर लेता है कम से कम एनर्जी में। अब जब हम मिनिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो एंडोथर्मिक होती हैं, यानी कि जब वो होती हैं रिएक्शन तो वो कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब करती हैं। लेकिन उस टाइम में एंडोथर्मिक होने के बजाय H जो है, डेल H जो होता है, एंथैल्पी होती है डेल H, वो पॉजिटिव में होती है। ऑब्वियसली वो एंडोथर्मिक है, वो एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन फिर भी वो स्पॉन्टेनियस होती हैं, फिर भी वो अपने आप होती हैं। कैसे? जैसे H2O लिक्विड, H2O लिक्विड क्या होता है, जब H2O गैस में कन्वर्ट होता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। H2O लिक्विड कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी तो वो गैस में कन्वर्ट होगा। तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो कौन सी एंथैल्पी है, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो वेपराइजेशन एंथैल्पी होगी, जो कि +40.8 किलो जॉल पर मोल होगी। यानी इसने कुछ एब्जॉर्ब की तभी वो गैस में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन अगर आप ऐसे ही पानी को गिर दो, वो अपने आप ही वेपोरेट हो जाता है, स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही वो सूख जाता है, ठीक है ना। एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है लेकिन वो अपने आप ही हो रही है रिएक्शन, ठीक है ना। आपने उससे कुछ एनर्जी नहीं दी, बारिश आती है अपने आप ही सूख जाता है पानी, क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ऐसे ही H2O सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, H2O वाटर सॉलिड यानी वाइस का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, फ्यूज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में, तो फ्यूजन एंथैल्पी होगी 6.0 किलो जॉल पर मोल। उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की सॉलिड ने, लेकिन आपने तो नहीं दी, बर्फ को रख दो वो अपने आप ही मेल्ट हो जाएगी, आपने तो नहीं उसे वो एनर्जी दी। यानी कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं लेकिन आपको उनको कोई रोल नहीं होता आपका उसमें, वो अपने आप ही हो जाती हैं। जैसे कि CaCO3 CaO यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपने उसे कोई एनर्जी नहीं दी।
तो ये क्या है कि कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो एंडोथर्मिक होती है, लेकिन फिर भी वो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप ही होती है। नेक्स्ट है कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें डेल एच यानी जो एंथैल्पी होती है वो जीरो होती है, लेकिन फिर भी वो स्पॉन्टेनियस है। ठीक है ना, जीरो होती है एंथैल्पी, ना तो वो एब्जॉर्ब कर रही है ना उसमें से निकल रही है, और वो फिर भी स्पॉन्टेनियस है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है एसिटिक एसिड का, CH3COO जो कि एसिडिक एसिड है लिक्विड, जो इथाइल अल्कोहल C2H5OL इथाइल अल्कोहल, मिथ इथ और OH ऑल, ठीक है, अल्कोहल इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो इथाइल एसीटेट बना देता है, इथाइल एसीटेट, और H2O लिक्विड क्रिएट कर देता है। तो ये क्या है, इसमें एंथैल्पी जो होती है वो जीरो होती है, लेकिन ये क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपके पास एक आइडियल गैस है, ठीक है, एक आइडियल गैस है, एक्सप्रेशन है एक आइडियल गैस का, और इसको आपने एक इंसुलेटेड वेसल में डाला है। ये एक इंसुलेटेड वेसल है, इसमें आइडियल गैस है, इसमें आइडियल गैस है, और इसको क्या किया है, इसको आपने क्लोज किया है, यहाँ पे एक क्लोजर लगाया हुआ है जो कि इसको पास होने से रोकेगा, एक स्टॉप क्लॉक है बीच में। लेकिन आप इस स्टॉप क्लॉक को हटा देते हो तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, यहाँ से यहाँ इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑब्वियसली फैल जाएंगे, ठीक है ना। जब आप इसको हटाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसमें आपने सिर्फ स्टॉप क्लॉक यहाँ से गई तो वो अपने आप ही फैल गए। तो इस टाइम पे जो वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होता है, -P एक्सटर्नल यानी इनटू डेल V होता है। अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो जीरो है, ठीक है ना, एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, जीरो है, और जो वर्क डन हो रहा है वो भी जीरो हो रहा है, क्योंकि वर्क डन आपने कुछ नहीं किया है इसमें। जो हीट है, हमने कोई हीट नहीं दी तो हीट भी जीरो है, ठीक है ना, और जो वॉल्यूम V है वो भी जो W है, जो वर्क डन है वो भी जीरो है, तो डेल U भी जीरो ही है। तो ये क्या है, इसका मतलब ये है कि जब कोई हीट नहीं दी, कोई वर्क डन नहीं हुआ, काम अपने आप ही हो रहा है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आता है, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पर कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। रिवर्सिबल जो रिएक्शंस होती हैं, जैसे H2 गैस I2 गैस के साथ रिएक्ट करेगी तो HI प्रोड्यूस करेगी, तो एंथैल्पी पॉजिटिव में होगी। लेकिन अगर ये प्रोसेस रिवर्स होने लग जाए, 2HI अगर H2 गैस और I2 गैस में रिवर्स हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, तो ये रिएक्शन नेगेटिव में हो जाएगी। जितनी ये एब्जॉर्ब करेगी उतनी ही उस टाइम पे रिवर्स में वो क्या करेगी, प्रोड्यूस होगी। तो ये रिवर्सेबल रिएक्शंस होती हैं। ये मिनिमम एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं, मिनिमम एनर्जी की रिएक्शंस, ठीक है, जैसे हमने गैस की रिएक्शन की थी, मिनिमम एनर्जी। नेक्स्ट होती है मैक्सिमम रैंडमनेस, टेंडेंसी ऑफ मैक्सिमम रैंडमनेस। रैंडमनेस मतलब कितनी मूवमेंट हो रही है। आपने क्या लिया है, इसमें भी कंसाइडर करते हैं कि दो बल्ब्स हैं जिसको एक ट्यूब से कनेक्ट किया गया है, और दोनों में गैस है, और दोनों में ऐसी गैस है जो कि नॉन रिएक्टिव है, यानी एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेगी। लेकिन फिलहाल ये सेपरेट है क्योंकि एक स्टॉप क्लॉक के थ्रू आपने इसे सेपरेट किया गया है। लेकिन अगर आप इस क्लॉक को हटा देते हो तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स इस यहाँ पे जाना स्टार्ट कर देंगे, और इस गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएंगे, केमिकली रिएक्टेड नहीं, केमिकली रिएक्ट नहीं कर रही है गैसेस। तो ये क्या है, मैक्सिमम रैंडमनेस, कितनी मूवमेंट हो रही है, कितनी रैंडम है कोई गैस। ये मिक्सिंग, जब दो गैसेस को आपस में इनके बीच में स्टॉप क्लॉक है वो निकाल दिया तो वो मिक्स होने लग गई, ठीक है ना। इसमें आपने कोई हीट नहीं दी, कोई एंथैल्पी नहीं दी, ये अपने आप ही हुई है। तो ये मैक्सिमम रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करती हैं। अब रैंडमनेस कहाँ पे होती है, ठीक है। अब रैंडमनेस जो होती है वाटर के इवेपोरेशन में होती है। वाटर इवेपोरेट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। लिक्विड के बजाय वेपर्स में ज्यादा रैंडमनेस होती है, उसके मॉलिक्यूल ज्यादा रैंडम होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड, ये भी अपने आप ही होगी, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पर हमारे पास डिकम्पोजिशन होता है हमारे कैल्शियम कार्बोनेट का, तो इसमें मैक्सिमम रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने दो तरह के की है, एक तो की है मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम रैंडमनेस। तो हमारे पास कौन कौन सी, अब जो मिनिमम एनर्जी है, मैक्सिमम रैंडमनेस है, इसमें कुछ ना कुछ ड्राइविंग फोर्स तो लगेगी ही, ठीक है ना। तो ओवरऑल टेंडेंसी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी को E से रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्सिमम रैंडमनेस को R से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ओवरऑल टेंडेंसी होती है वो D है, यानी कि ड्राइविंग फोर्स उस पर कितनी लग रही है। अब ड्राइविंग फोर्स या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो सकती है या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में हो सकती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए ये है मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम रैंडमनेस और नेक्स्ट है ड्राइविंग फोर्स। ये मिनिमम एनर्जी आपने दी है, उतनी ही मैक्सिमम रैंडम, जितनी एनर्जी उतनी ही रैंडमनेस आई है, उतनी ही ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। तो क्या हुआ, जो मिनिमम एनर्जी प्लस मैक्सिमम रैंडमनेस इज इक्वल टू डी के इक्वल है, यानी ड्राइविंग फोर्स के इक्वल है। मान लीजिए आपने मिनिमम एनर्जी तो ज्यादा दे दी, लेकिन रैंडमनेस कम हो रही है, मैक्सिमम रैंडमनेस कम हो रही है और ड्राइविंग फोर्स भी ज्यादा लग रही है, ठीक है ना। रैंडमनेस कम, एनर्जी तो जा रही है ना, तो डी किसके इज इक्वल टू आएगा, E माइनस आर के, ठीक है। और नेक्स्ट कि एनर्जी कम दी है, रैंडमनेस बहुत ज्यादा हो रही है, ड्राइविंग फोर्स तो लग ही रही है, तो डी किसके इज इक्वल टू आएगा, R माइनस E के। अब इसमें कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है और कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, क्या आप बता सकते हो? देखिए, जब E यानी मिनिमम एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करेगी, और जब E यानी कि मिनिमम एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस को शो करेगी। तो ये क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और ये दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं। सेम ऐसे ही 5 और रिएक्शन, जब ड्राइविंग फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है। इस कंडीशन में ड्राइविंग फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो मिनिमम एनर्जी बैकवर्ड है और मैक्सिमम रैंडमनेस भी बैकवर्ड है, ड्राइविंग फोर्स भी, तो D इज इक्वल टू E प्लस आर, लेकिन ये दोनों इक्वल है। अब मिनिमम एनर्जी फॉरवर्ड है, लेकिन बैकवर्ड रैंडम जोनेस है वो ज्यादा बैकवर्ड है, ड्राइविंग फोर्स भी कम है, तो D इज इक्वल टू R माइनस E। और सेम यहाँ पे मिनिमम एनर्जी रैंडमनेस फॉरवर्ड है और D ऑपोजिट यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो D इज इक्वल टू E माइनस R। अगर ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल बट ऑपोजिट, सेम ये देखिए इक्वल बट ऑपोजिट, इक्वल बट ऑपोजिट, तो ड्राइविंग फोर्स 0 हो जाती है। अब इन सब केस में कौन सी रिएक्शंस एंडोथर्मिक है और कौन सी रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है, सेम वही कंडीशन जिसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में दिस वन एंड दिस वन, ये तीन रिएक्शन जो हैं ये एंडोथर्मिक है, और ये वाली और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि जो मिनिमम एनर्जी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये हमारी रिप्रेजेंट करती हैं मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम रैंडमनेस को। अब हमने किया था कि जैसे कि हमारे पास कुछ जैसे H2 को लिक्विड में लिक्विड H2 जो लिक्विड है उसे गैस में कन्वर्ट करते हैं, जो एंथैल्पी होगी वो +44 किलो जॉल पर मोल होगी। मीन्स टू से कि ये जो रिएक्शन है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। ये क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो वो गैस में कन्वर्ट होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब H2 गैस और हाफ O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो H2O लिक्विड बनाएगा, तो ये यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो -286.2 किलो जॉल पर मोल हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये हमारी जो होती हैं ये हमारी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।